हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, भारत में अगर राज्यों की बात करें तो भारत में राज्यों में राज्यपाल होता है। उन राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री करता है या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो दोस्तों, जो भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? दोस्तों, अनुच्छेद 21 की बात करें, पूछा गया कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जीवन के अधिकार से। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सा है? दोस्तों, भारत के सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था की अगर बात करें, संसद है, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति है या न्यायपालिका है। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देखें अगर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, संसद। दोस्तों, संसद की अगर बात करें तो संसद में दो सदन होते हैं मुख्य रूप से, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा। लेकिन संसद के अगर विभागों की बात करें तो 3 भाग होते हैं जिनमें राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और चौथा नंबर प्रश्न साथियों, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कितने स्तरों पर कार्य करती है? 1 पर, 2 पर, 3 पर या 4 पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पर। दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये वर्तमान में 3 स्तरों पर कार्य करती है। अगला और 5वां नंबर प्रश्न है साथियों, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? दोस्तों, लोकसभा के प्रत्येक सदन का या प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा होता है वो किससे शुरू होता है? शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से या विशेषाधिकार काल से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल से। दोस्तों, लोकसभा के सत्र की जब शुरुआत होती है तो इसका पहला घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है। अगला और 6ठा नंबर प्रश्न साथियों, जब राज्य एक धार्मिक क्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वेच्छाचारी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता या राजतंत्र? तो दोस्तों, जब राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। इसी तरह भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में आता है। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कानून के शासन का अर्थ क्या है? दोस्तों, कानून का शासन इसका मतलब क्या होता है? कानून तोड़ने की संभावना नहीं है, लोकतंत्र समाज के लिए नियम और कानून अनिवार्य हैं, नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होंगे, नियम कानून के उपागम हैं। तो दोस्तों, कानून के शासन के अर्थ की अगर बात करें तो कानून के शासन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होंगे, यही कानून के शासन का नियम है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न साथियों, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ईवीएम की अगर बात करें, पूछा गया ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मॉडल, एक्सटेंडेड वैल्यूज मॉड्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मॉनिटरिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों, ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है।
अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1946 को। तो दोस्तों संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950 को, 26 अक्टूबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। देखिए संविधान सभा ने जो संविधान को अंतिम रूप से पास किया वो 26 नवंबर 1949 को पास किया और इस दिन से संविधान के कुछ प्रावधान भी लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि भारत कब गणतंत्र बना? दोस्तों गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो सर्वोच्च अधिकारी हो या राष्ट्र का जो सर्वोच्च प्रधान हो उसका चुनाव द्वारा निर्वाचन किया जाए। तो भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1952 को। तो भारत के गणतंत्र की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब से भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ उसी दिन से भारत गणतंत्र राज्य के रूप में जाना जाने लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्तक उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, दोस्तों ये पेडागॉजी का आपका प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। दोस्तों जो बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ये विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन या तर्क चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, आयु बढ़ाने के साथ साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में किसकी प्रधानता बढ़ती है? दोस्तों जब छात्रों की आयु बढ़ती है तो उसके साथ साथ विद्यार्थियों में अन्य क्या बढ़ता है? तर्क शक्ति बढ़ती है, विचारशीलता होती है, मौन बढ़ता है या सक्रियता होती है। तो दोस्तों आयु बढ़ने के साथ साथ छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तर्क की प्रधानता। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। पूछा गया कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विश्लेषण कहलाती है, प्रतिपादन कहलाती है, निगमन कहलाती है या मस्तिष्क आलोडन कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, निगमन। दोस्तों अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको निगमन कहा जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्ष्य, अन्वेषण, कौतूहल या ये सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण। दोस्तों ज्ञान स्वयं जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है या स्वयं ज्ञान अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको अन्वेषण कहा जाता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? सृजनात्मक चिंतन की अगर बात करें तो इसके अनिवार्य गुण को पूछा गया है, अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। दोस्तों सृजनात्मक चिंतन का जो सबसे अनिवार्य गुण है वो उत्पादक है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा या विषय संबंधी मानचित्र द्वारा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। दोस्तों रूढ़ि चिन्हों द्वारा मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिए। पूछा गया परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किलपैट्रिक को, स्किनर को, जीन पियाजे को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक को। दोस्तों किलपैट्रिक को परियोजना विधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, पूछा गया कि रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये किया जाता है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, रामचरितमानस की रचना किसने की। दोस्तों रामचरितमानस की अगर बात करें तो हिंदुओं का एक अत्यंत विश्वसनीय और श्रद्धा वाला ग्रंथ है। पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, ऋषि भारद्वाज ने या ऋषि चरक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वाल्मीकि ने। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस की रचना की, जबकि अगर रामचरितमानस की रचना की अगर बात करें तो तुलसीदास ने की, लेकिन रामायण की अगर बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। परंतु इसमें पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास ने। दोस्तों आयुर्वेद के जनक के रूप में ऋषि चरक को माना जाता है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की भी रचना की थी। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।